हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एक्सप्लोर फिजिक्स यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हिमांशु अग्रवाल। आज से जो अपने ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन पेड क्लासेस हैं, उनके लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं अभी 3 से 4 लेक्चर या 5 लेक्चर जो है यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। उसके बाद में जो लेक्चर हैं अपने, ये सभी अपने एप्लीकेशन में जाने लग जाएंगे। तो जो भी फ़ी सबमिट करवाएगा उसी को फ्री देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहले ऑनलाइन क्लासेस की बात करें उससे पहले अपन थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। फिर वीडियो के लास्ट में अपन ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपना जो ये सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स, ये जो इसका अपन वेटेज देख लेते हैं। CHIR नेट के अंदर इसका वेटेज क्या है, गेट के अंदर वेटेज क्या है, जेस्ट के अंदर वेटेज क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो ये सबसे पहली बात तो ये कि इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का मकसद जो था मेरा वो ये है कि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, चाहे अपन कोई भी एग्जाम्स की बात करें। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो आसानी से अटेम्प्ट हो जाते हैं और तुम्हारे भी सारे क्वेश्चंस लगभग अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका वेटेज देख लेते हैं। ठीक है, इसका वेटेज अगर मैं CSIR नेट की बात करूं तो इसका जो वेटेज है वो है लगभग 30 to 35 मार्क्स का। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की। उसके बाद में जब मैं गेट की बात करूं तो गेट में लगभग सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके इक्वल वेटेज होते हैं। कभी कभी जैसे क्वांटम और जो ये थर्मोडायनेमिक्स है इसका वेटेज औरों से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लगभग तुम ये मान के चलो 10 to 12 नंबर की आती है थर्मोडायनेमिक्स गेट के अंदर। चेस्ट के अंदर बात करूं, इसमें मेजर पार्ट होता है। ठीक है ना, तो लगभग तुम ये मान के चलो 15 से 17 नंबर का। ठीक है, ये तुम्हारे पास में चेस्ट में आएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन जो भी जैसे IIT जैम है, ठीक है, TFR है, उसमें भी जो इसका वेटेज है वो बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो इस सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है अपना, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको अपने को बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है अगर तुम ध्यान से पढ़ते हो तो। ठीक है, तो मेरा ये जो वीडियो तुम अगर देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम शॉप पे बैठे हो, ठीक है, छत पे घूम रहे हो और इस वीडियो को देख रहे हो, ये मत करना। अगर तुम वीडियो वास्तव में तुम्हें पढ़ाई करनी है, देखना है, तो अपने रूम के अंदर बैठ के दरवाजा बंद करके एक कॉपी पेन लेके तब बैठना, बिल्कुल सीरियस होके। ठीक है, तब पढ़ने में भी तुम्हें मजा आएगा। तो ये इसका वेटेज है। ठीक है, उसके बाद में अपन पहले थर्मोडायनेमिक्स मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, स्टैटिकल फिजिक्स बाद में पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स के सिलेबस के बारे में बात करता हूँ। ठीक है ना, ओनली थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सिलेबस, ठीक है, किसका? थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, अपन यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो सब चीजें देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो सिलेबस के अंदर है वो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे अपन मान लो सिस्टम्स पढ़ लिए, ठीक है ना, सिस्टम सराउंडिंग वगैरह ये पढ़ लेंगे। इसके बाद में अपन इसके स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, एंड पाथ फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन इंट्रोडक्शन के अंदर जो इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, जैसे दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो इंट्रिंसिक बोलो, या फिर बाद में एक तो एक्सटेंसिव होती है और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे जैसे सिस्टम है, इसमें भी अपन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, तो क्लोज सिस्टम, एक ओपन सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम। फिर इसकी बाउंड्री आती है। ठीक है ना, बाउंड्री अपने पास में फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है ना, तो और इसके अलावा डायाथर्मिक भी हो सकती है और एडियाबैटिक भी हो सकती है। तो अपन इसकी बाउंड्री के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में इसमें अपन थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, आज अपन ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, आज के लेक्चर के अंदर। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मेजर टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो अपने आएगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस।
थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद में जो टॉपिक आएगा वो आएगा अपना इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इसके बाद में अपना आएगा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। ये टॉपिक अपन वैसे बाद में पढ़ेंगे, लेटेंट हीट का भी अपन स्पेसिफिक हीट पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंट्रोपी। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ठीक है ना। इसके अंदर अपन जैसे एंट्रोपी हुआ, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसमें जो मैक्सवेल रिलेशन है, ठीक है ना, मैक्सवेल रिलेशन जो है, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल जैसे क्लासियस-क्लॉपियन इक्वेशन, जूल थॉमसन एक्सपेंशन, ये सब चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद में जो अपन देखेंगे वो अपने पास में आएगा एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स हो गए, लिख दो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल्स रिलेशन, मैक्सवेल रिलेशंस, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, फॉर एग्जांपल तुमसे एग्जाम में पूछता है, लगभग एक साल छोड़ के लगभग हर बार क्वेश्चन आता है, टीसी पूछ लेता है, पीसी पूछ लेता है, वीसी है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होते हैं, इनका मतलब पढ़ेंगे। फिर देखेंगे अपन फेज ट्रांजिशन, ठीक है, फेज ट्रांजिशन देखेंगे। इसके अलावा फिर अपन देखेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमान, मैक्सवेल बोल्ट्जमान लॉ देखेंगे, ठीक है ना। उसके अंदर फॉर वेलोसिटी, फॉर स्पीड, ठीक है ना, इनके प्रेशर वगैरह ये सब अपन निकालेंगे, ठीक है। तो अपना ये जो सिलेबस जो है थर्मोडायनेमिक्स में मेजर पार्ट रहेगा, ठीक है। और भी कुछ टॉपिक्स बीच में रह सकते हैं, तो मेजर जो पार्ट है वो यही रहेगा अपना, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो एक बार। एंट्रोपी से पहले अपन यहाँ पे एक कार्नोट हीट इंजन भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, कार्नोट हीट इंजन, या फिर इसके बाद में अपन रेफ्रिजरेटर भी पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये अपने मेजर टॉपिक है, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मान चलो ये थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपको लगभग 5 प्लस ये तो 100% मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। इतना वेटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। ये अपन लगभग ये मानो 8 से 10 दिन में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे और ये टॉपिक्स भी पढ़ लेंगे लगभग 10 लेक्चर के अंदर, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एक तो ये है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल ये है तुम्हारे पास में, एक लिक्विफिकेशन ऑफ गैस ये है, ठीक है, एक फेज ट्रांजिशन। ये तुम्हारे पास में जो टॉपिक है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ेंगे सारे, अपने लिए सारे इंपॉर्टेंट्स है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है मैं वो भी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लो, ये अपना मेजर पार्ट है सिलेबस का, ठीक है ना। इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना इसको। हो गया, तो ये अपना सिलेबस रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स का बताया मैंने, स्टैटिकल फिजिक्स की बात नहीं की है, ध्यान रखना। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अपन थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो इसका जो मीन है वो क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स जो है अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। थर्मो, ये एक काम करता हूँ, सबसे पहले तुम्हें इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है ना। एक तो है अपने पास में क्या है थर्मोडायनेमिक्स, और दूसरा क्या है अपने पास में स्टैटिकल फिजिक्स या स्टैटिकल मैकेनिक्स, ठीक है, ये अपने पास में। तो देखो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, क्योंकि पढ़ने से पहले अपन देखो अपना इंटरेस्ट जो है, मोटिवेशन जो है नेक्स्ट टॉपिक के लिए, मोटिवेशन जब ही बनेगा जब अपने को दोनों का डिफरेंस पता हो, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है इसमें अपन जो भी अपन जिस भी चीज में स्टडी करने में इंटरेस्ट जो होता है, मैं
जो अपन सिस्टम की बात करते हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। पूरे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन किसी सिस्टम की स्टडी करेंगे, ठीक है ना। स्टैटिकल फिजिक्स क्या है, इस थर्मोडायनेमिक्स का एडवांस्ड पार्ट है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फॉर एग्जांपल मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे में जो इंटरेस्ट है वो तुम में है, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरा जो मेन मोटिव है तुम्हें पढ़ाना है, तो तुम में इंटरेस्ट है, तुम सिस्टम हो, ठीक है। लेकिन स्टैटिकल फिजिक्स क्या बताएगा, और उसके अंदर का पार्ट बताएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन एक रूम की बात करते हैं, ठीक है, मुझे मान लो इस रूम की स्टडी करना है, तो ये मेरे लिए सिस्टम हो गया। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन रूम की स्टडी करेंगे, लेकिन उन रूम के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडी करना क्या बताएगा, स्टैटिकल फिजिक्स, ठीक है। तो स्टैटिकल फिजिक्स या स्टैटिकल मैकेनिक्स जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का एडवांस्ड पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर अपन किसकी बात करेंगे, सिस्टम की, यहाँ पर अपन सिस्टम की बात करेंगे। यहाँ पे इस सिस्टम के जो पार्टिकल्स होंगे, सिस्टम्स पार्टिकल, उनकी बात करेंगे, ठीक है। दूसरा, अब सिस्टम क्या है अपने पास में, एक मैक्रो सिस्टम हो गया, तो यहाँ पे ये मैक्रो पे स्टडी होती है यहाँ पे, ठीक है ना, मैक्रो पार्टिकल्स पे स्टडी होती है। यहाँ पे जो होती है माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स का मतलब कौन कौन से पार्टिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये भी जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबकी स्टडी अपन कहाँ पे करेंगे, स्टैटिकल फिजिक्स के अंदर करेंगे, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे देखा होगा स्टैटिकल फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में तुमने देखा होगा अपन जैसे एनर्जी निकालते हैं, तो यहाँ पे तो क्या लिखते हैं, सिंपल एनर्जी ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखते हैं, एवरेज एनर्जी लिखते हैं, ठीक है ना, ये या फिर ये, ठीक है। या फिर अपने को और कुछ जैसे प्रेशर निकालना है तो अपन एवरेज प्रेशर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो भी क्वांटिटी निकालते हैं उसका एवरेज निकालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मान लो अपने पास में कोई भी सिस्टम है, ठीक है, ये है अपने पास में, अब इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स, अगर मैं स्टडी करूंगा तो ये सिस्टम हो गया, इसे थर्मोडायनेमिक्स के इस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आएगा ये, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल्स है अगर अपन उसकी स्टडी की बात करेंगे तो वो स्टैटिकल फिजिक्स के अंदर आएगा, ठीक है ना। इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसमें स्टैटिकल फिजिक्स में इसकी स्टडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मेन रीजन क्या है एवरेज लिखने का, भाई इसके अंदर तुम्हारे पास में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जैसे अपन एक मोल की बात करें, एक मोल उसको अपन आवागाद्रो नंबर से लिखते हैं 6.023 × 10⁻23, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास में इसके अंदर जो एक मोल है उसके बाद उसमें इतने पार्टिकल्स है तुम्हारे पास में, तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो क्या तुम इन सब का काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। ऐसे तुम्हारे पास में सिस्टम के अंदर इस तरह के बहुत पार्टिकल्स हैं, तो ये जो है तुम्हारे पास में ये ओनली इसके अंदर है, तो ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स है, क्या सबकी तुम अलग अलग एनर्जी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो अपन क्या करते हैं, इसमें से कोई भी 2-3 पार्टिकल्स उठाते हैं, ठीक है ना, उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में क्या करते हैं, इन सबका क्या कर लेते हैं अपन, एवरेज ले लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए अपन जो स्टैटिकल फिजिक्स के अंदर है जितनी भी ये प्रॉपर्टीज होती हैं उन सबका अपन एवरेज निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो ये सभी क्या है स्टैटिकल फिजिक्स के अंतर्गत होता है। तो जब अपन ये स्टार्ट करेंगे तो और भी इसका एडवांस्ड पार्ट और भी इसका बेसिक देखेंगे, कहाँ से क्या चीजें आती हैं, तो वो सब बात की बातें हैं, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ थर्मोडायनेमिक्स। मेजर डिफरेंस यही है, थर्मोडायनेमिक्स की जब स्टडी करेंगे तो हम अपने मैक्रो पार्टिकल्स की बात करेंगे, सिस्टम की बात करेंगे। स्टैटिकल फिजिक्स की जब स्टडी करेंगे तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनकी बात करेंगे, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे मेन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स जो है अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थर्मो प्लस डायनेमिक्स, थर्मो प्लस डायनेमिक्स, ठीक है। ये दो अगर अपन इसका बीच में इसको स्प्लिट कर देते हैं तो थर्मो प्लस डायनेमिक बनेगा, ठीक है। थर्मो का मीन थर्म जो होता है वो होता है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है अपने पास में, मोशन, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ, किसी भी सिस्टम के अंदर जो हीट के मोशन की जो स्टडी करेंगे वो ही थर्मोडायनेमिक्स होगा, ठीक है ना। अब अपने पास में जो मतलब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या सिस्टम से सराउंडिंग की बात करें तो आपस में उसमें हीट, आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से जो हीट का जो मोशन होता है
वो अपन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं यहाँ पे तुम्हें नोट्स बनवाऊंगा साथ के साथ में। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन हीट की। अब हीट आ गया यहाँ पे, हीट की बात करते हैं। ठीक है, हीट क्या है? ये फॉर्म ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। एक होता है तुम्हारे पास में वर्क, वर्क क्या होता है? ये भी तुम्हारे पास में क्या है? एनर्जी को एक्सचेंज करने का एक फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो इसको अपन ये बोल सकते हैं मैकेनिकल वे, मैकेनिकल वे ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, ये अपन हीट को ये बोल सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है तुम्हारे पास में? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, दोनों ही एनर्जी के फॉर्म होते हैं। अभी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, तुम्हें पता लग जाएगा कि हीट और वर्क कैसे डिफरेंस अपन कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो सिंपली क्या है, हीट भी एक एनर्जी का एक्सचेंज करने का ही फॉर्म है, वर्क भी तुम्हारे पास में एक एनर्जी ही है। ठीक है ना, तो अभी अपन देखते हैं इसके बारे में। अब देखो, एक चीज तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हीट है आगे मैं तुम्हें प्रूफ भी करवाऊंगा। यहाँ पे तुम्हारे पास में हीट को, ये तुम्हें पता होगा, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, इसकी जो यूनिट की बात करें, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो हीट की यूनिट क्या होती है? क्या तो अपन जूल लिखते हैं या फिर कैलोरी लिखते हैं। ठीक है ना, या फिर कैलोरी लिखते हैं। और तुम्हें पता होना चाहिए एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, या फिर 4.2 जूल भी लिखते हैं। ठीक है ना, ऐसे वर्क है वो भी तुम्हारे पास में क्या यूनिट वगैरह सेम है। इसको डिनोट किससे करते हैं? W से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो और वर्क कैसे निकालते हैं? dW इज इक्वल टू PdV। ये कैसे आया अभी पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना, dW इज इक्वल टू PdV एंड फॉर, और यहाँ पे तुम्हारे पास में dW इज इक्वल टू PdV, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PdV इंटीग्रेशन। ठीक है ना, या फिर W को अपन क्या लिखते हैं? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। कहने का मतलब अभी अपन आगे देखेंगे। मान लो तुम्हारे पास में पीवी डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास में ये डायग्राम दे दिया, ये है तुम्हारे पास में कोई एक पाथ है ए से बी पे पहुंचने का। ठीक है, तो इसका तुम्हें वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो इनका वर्क डन कैसे निकालेंगे अपन? क्या करेंगे? उसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा तुम्हारे पास में? वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है हीट और वर्क का। अभी अपन आगे इसको और पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो हीट है तुम्हारे पास में, इसका एक जनरल फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ। हीट जो है dQ इज इक्वल टू, ये लिख लो, mCdT। ठीक है, अभी याद कर लेना, अभी याद नहीं होता है तो आगे अपन इसको प्रूफ भी करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है ना, और W इज इक्वल टू ये होता है, ये तुम्हारे पास में, तो इसको नोट कर लो जल्दी से एक बार। थर्मोडायनेमिक्स जो प्रोसेस हैं वो क्या काम आते हैं? किसी भी सिस्टम में अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को चेंज करने में जो प्रोसेस होता है वो होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है ना, तो अपन सब की बातें करेंगे यहाँ पे। ये नोट हो गया होगा, पोस्टर पे नोट कर लेना इसको। अब देखो, अपन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर किसकी बात करते हैं? सिस्टम की। ठीक है, अब सिस्टम क्या होता है वो देखो। सबसे पहले अपन पूरे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे, जैसे तुम्हारे पास में मान लो अपने को ये तुम्हारे पास में कोई है, इसकी अपने को स्टडी करनी है। ठीक है, इसकी स्टडी करनी है, इसकी स्टडी करनी है, इसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो ये तुम्हारे पास में क्या हो गया? ये सिस्टम हो गया। ठीक है, ये तुम्हारे पास सिस्टम है। ठीक है, रेस्ट ऑफ जो भी है तुम्हारे पास में, इस सिस्टम के अलावा जो भी है तुम्हारे पास में, ये क्या होगा तुम्हारे पास में? सराउंडिंग। ये तुम्हारे पास में सराउंडिंग होगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास में सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है,
सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये क्या होगा तुम्हारे पास में, यूनिवर्स होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये पूरा क्या होगा तुम्हारे पास में, यूनिवर्स। ठीक है, तो सिंपल सा है, जिसमें अपन इंटरेस्टेड हैं, जिसको अपन इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसको अपन स्टडी कर रहे हैं, वो क्या होगा, अपना सिस्टम होगा। सिस्टम के अलावा जो भी यूनिवर्स के अंदर है वो सब क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है ना। तो मान लो तुम्हें जैसा मान लो तुम्हें इसके बारे में स्टडी करना है, तो ये सिस्टम हो गया। रेस्ट ऑफ अराउंड पूरे भी यूनिवर्स के अंदर रेस्ट ऑफ अराउंड क्या होगा, सराउंडिंग होगा, है ना। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है तुम्हारे पास, यूनिवर्स होगा। ठीक है, जैसे और कोई एग्जांपल ले, जैसे कोई अपन एक फनी से एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो तुम किसी मॉल में जाते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे तुम कोई भी लड़की को देखते हो, ठीक है ना, मान लो तुम्हारी नज़र वहीं पे है, तो तुम्हारे लिए वो सिस्टम है। तुम्हें आसपास क्या हो रहा है तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और बाकी तुम दोनों के अलावा जो भी है वो सब क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है ना, और दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा है, जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो, जिसमें तुम स्टडी करना चाह रहे हो, वो तुम्हारा सिस्टम होगा, रेस्ट ऑफ सराउंडिंग होगा, बाकी पूरा यूनिवर्स होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब बात आ गई सिस्टम की। ठीक है, अभी अपने पास में सिस्टम आ गया, तो सिस्टम जो है वो अपने पास में तीन तरह के हो सकते हैं। ठीक है, पहला सिस्टम अपने पास में है ओपन, दूसरा है क्लोज सिस्टम, और तीसरा है आइसोलेटेड। ठीक है, ये अपना पूरा इंट्रोडक्शन चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है ना। तो अब देखो ये तीन तरह के सिस्टम हो गए। तो पहली बात करते हैं अपन ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम तो ओपन सिस्टम कौन सा होता है, मैं तुम्हें एक बार यहाँ पे देखना, समझा रहा हूं मैं। मान लो तुम्हारे पास में कोई एक वेसल है, ठीक है ना, यहां पर तुम्हारे पास में ये गैस भरी हुई है, ठीक है, ये ऊपर से ओपन है, खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास में, अच्छा एक चीज और रह गई यहाँ पे। अब देखो ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, तो इन दोनों को अलग करने के लिए तुम्हारे पास में क्या होगी, बाउंड्री होगी। क्या होगी, बाउंड्री। ठीक है, अभी बाउंड्री कैसी हो सकती है, ये तुम्हारे पास में बाउंड्री जो है ये फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, ये तुम्हारे पास में रिजिड भी हो सकती है, या फिर मैं इसको बोलूं ये रियल भी हो सकती है, ये इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, या मैं इसको बोलूं ये डायाथर्मिक भी हो सकती है। डायाथर्मिक का मतलब क्या हो गया, कंडक्टिंग। या फिर इसको क्या बोलूं, एक ये इंसुलेटर भी हो सकती है। इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया, अपने पास में एक प्रोसेस होता है थर्मोडायनेमिक्स, कौन सा प्रोसेस होता है वो, इंसुलेटर बोल दो, या फिर इंसुलेटर मतलब इसमें हीट का एक्सचेंज ना हो। ठीक है ना, तो ये अपने पास में इसकी बाउंड्री हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मान लो तुम्हारे पास में इसकी जो बाउंड्री है वो कंडक्टिंग है, इसकी बाउंड्री कैसी है, कंडक्टिंग है। अच्छा रियल इमेजिनरी बाउंड्री का एग्जांपल लूं तो, मान लो तुम किसी चेयर पे बैठे हो, ठीक है, तो चेयर साइड में जो अपने पास में जो वो होता है, उसका हत्था जो अपन बोलते हैं, तो वहां पे जो बाउंड्री होती है वो रिजिड होती है, वो अपने पास रिजिड होती है, या फिर वो रियल होती है। ठीक है, तुम कोई लड़की को देख रहे हो, ठीक है ना, तो वो तुम्हारा सिस्टम हो गया, रेस्ट ऑफ सराउंडिंग हो गया। ठीक है, तो बीच में जो बाउंड्री है, तुम देख रहे हो मान लो, ठीक है ना, फिर भी तुम बातें नहीं कर पा रहे हो, जो भी है, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री है वो, इमेजिनरी बाउंड्री है, ऐसा रियल में नहीं है, इमेजिनरी बाउंड्री है। ठीक है ना, ये सिंपल सा एग्जांपल बोल रहे हैं अपन, ये अपने पास में कंडक्टिंग है। जब अपने पास में बाउंड्रीज की कंडक्टिंग है, तो अपन क्या हो सकता है, एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, दूसरा अपने पास में ये ओपन है, तो इसके अंदर क्या है, अपन मटेरियल और डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, तो मटेरियल का भी क्या है तुम्हारे पास में एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है ना, तो ओपन सिस्टम के अंदर एक तो एनर्जी और एक मटेरियल या मैटर, इन दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है ना, दूसरा अपन बात करें क्लोज सिस्टम की। जब क्लोज सिस्टम की बात करेंगे, क्लोज सिस्टम जो है, मान लो तुम्हारे पास में ऐसा है, इसको मैंने इस बार क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में बाउंड्री कैसी है, कंडक्टिंग ही है, इसकी बाउंड्री कंडक्टिंग ही है। जब बाउंड्री कंडक्टिंग क्लोज हो गया, एक तो अपने पास में दो चीजें हैं, एक तो है अपने पास में एनर्जी,
एंड सेकंड अपने पास में मैटर। तो क्या यहाँ पे मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है? नहीं हो सकता, इसका नहीं हो सकता। क्या एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है? कंडक्टिंग है, हीट। एनर्जी दो तरह से एक्सचेंज हो सकती है, क्या तो हीट के फॉर्म में, ठीक है, या फिर वर्क के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एनर्जी कैसे एक्सचेंज होगी, अपने पास में कंडक्टिंग है तो हीट के फॉर्म में एक्सचेंज होगी। तो एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है किसमें? फॉर्म ऑफ हीट, फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। अच्छा, फॉर्म ऑफ वर्क के फॉर्म में भी हो सकता है क्या? हो सकता है। देखो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, यहां से मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, और इस बाउंड्री को मैंने बोल दिया, इस बाउंड्री को बोल दिया मैंने इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग बाउंड्री है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हीट का एक्सचेंज हो सकता है? नहीं हो सकता, इंसुलेटर है तो, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस पिस्टन को अगर मैं इसके ऊपर प्रेशराइज करता हूं तो यहाँ पे क्या करना होगा? इसको वर्क करना होगा। तो एनर्जी का तो एक्सचेंज हुआ ना, तो यहाँ पे जो एनर्जी जो एक्सचेंज होगा वो किसके फॉर्म में होगा? फॉर्म ऑफ वर्क, वर्क के फॉर्म में एक्सचेंज होगा एनर्जी का, ठीक है ना। तो ये भी तुम्हारे पास में क्लोज सिस्टम का ही एग्जांपल है, क्योंकि मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकते, ये क्लोज है, सिंपल सा है। मान लो तुम्हारे पास में एक चाय का कप है, ठीक है ना। तो चाय के कप में अगर वो ओपन है, ठीक है, तो देखो उसके अंदर से जो तुम्हारे पास में अगर वो ओपन रहेगा तो वहां पे तुम्हारे पास में जो हीट है वो एक्सचेंज होती रहेगी, यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज होगा तुम्हारे पास में। उसमें चाहे अपन और भी डाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, मेटल का भी एक्सचेंज हो सकता है, तो वो ओपन सिस्टम हो गया। अगर मैं उस चाय को किसी प्लेट से ढक देता हूँ तो क्या तुम मेटल का एक्सचेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन चाय थोड़ी देर बाद में ठंडी हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? क्योंकि वहां पे हीट क्या हो रही है? निकल रही है बाहर, ठीक है ना। तो उस स्थिति में क्या होगा तुम्हारे पास में? वो क्लोज सिस्टम होगा। तीसरा है तुम्हारे पास में, थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी एंड मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे सिस्टम को अपन बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्या करूं मैं इसके लिए मैं क्या करता हूं, ये तुम्हारे पास में कोई वेसल है, इसको मैं यहां से क्लोज कर दिया, और इसकी बाउंड्री को भी मैंने क्या बोल दिया? इसकी बाउंड्री भी तुम्हारे पास में इंसुलेटिंग बाउंड्री है। जब इंसुलेटिंग है, पिस्टन भी नहीं लगा रखा, तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। साथ में जब मैंने इसको क्लोज कर दिया तो मेटल का भी एक्सचेंज नहीं होगा, मेटल का भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये तुम्हारे पास में क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। इसका अपन एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल तुम्हारे पास में जो थर्मस जो होता है, ठीक है ना। थर्मस में तुम देखोगे ऐसे तो आइडियल वो भी नहीं होता है, अगर तुम आज में गर्म पानी रखते हो तो अगले दिन वो भी तुम्हारे पास में कुछ ना कुछ हीट का एक्सचेंज होगा। तो अपन आइडियल जो थर्मस की बात करते हैं उसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना मेटल का एक्सचेंज होता है। तो दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम सिंपली तीन तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो सकता है, क्लोज सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। अब उस एनर्जी का एक्सचेंज फॉर्म ऑफ वर्क में भी हो सकता है, फॉर्म ऑफ हीट में भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड अपने पास में आइसोलेटेड सिस्टम, उसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही अपने पास में मैटर का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो उसको नोट कर लो जल्दी से। हो गया ये, ठीक है। इसको पॉज करके इसको नोट कर लेना भैया ना। अब है अपन ने सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, अब सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देखते हैं। लेक्चर देखो तो पूरा देखना, ठीक है। इसमें अपन क्वेश्चंस की भी जो नेट वेट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी सॉल्व करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। नेट के, गेट के, टीएफआर के, इन सब क्वेश्चन सॉल्व। अभी इंट्रोडक्शन है, इनके बारे में तुम्हें कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट है अपने पास में प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहली है इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है?
ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करे, ठीक है। दोज प्रॉपर्टी which does not depend upon amount of matter. This does not depend upon amount of matter. ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करे, वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, ठीक है। हमारे पास में मान लो एक बड़ी शीट है, कंडक्टिंग शीट है, ठीक है। उसका टेम्परेचर जो भी 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगर मैं उस शीट में से कुछ छोटा सा पार्ट हटा देता हूँ तो क्या उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है ना। टेम्परेचर तुम्हारे पास में सेम रहेगा, तो वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल लू, प्रेशर। प्रेशर भी तुम्हारे पास में अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये भी तुम्हारे पास में क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है अपने पास में डेंसिटी। डेंसिटी भी तुम्हारे पास में क्या अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है? नहीं करती है, ठीक है ना। मान लो तुम्हारे पास में ये मार्कर है, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी डेंसिटी जो भी है, अगर मैं इसको इस पार्ट को हटा दिया, इसकी डेंसिटी भी तुम्हारे पास में सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर इसका मास कम हो जाता है तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो डेंसिटी भी तुम्हारे पास में क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे पास में मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, ये सभी क्या होती है? या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है रेजिस्टिविटी। ये सब क्या है तुम्हारे पास में? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल है। मोलरिटी, ठीक है ना। ये सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल है। यहां से देखो एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करे। दोज प्रॉपर्टी which depend upon amount of matter, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करे। फॉर एग्जांपल की बात करें अपन, मास, ठीक है, वॉल्यूम, ओके, इंटरनल एनर्जी यू, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास में एक बड़ा सा वेसल है, उसमें गैस भरी हुई है। एक छोटा वेसल लिया मैंने, उसमें गैस भरी हुई है। तो क्या दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी? नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बड़े वेसल रहेगा तुम्हारे पास में, तो उसमें क्या होगा? गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, इंटरनल एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। छोटा जो वेसल होगा उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। तो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। तो वो क्या होगी तुम्हारे पास में? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स हैं। नोट करो इनको। तो इंटरनल एनर्जी जिसमें जैसे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एयर, गिब्स फ्री एनर्जी जी, एंथैल्पी एच, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एक नोट करके ये लिख लेना, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे अपन कोई भी बात करें, जैसे मान लो डेंसिटी है, ठीक है ना। डेंसिटी तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे पास में? एक्सटेंसिव। ये क्या है तुम्हारे पास में? एक्सटेंसिव। और डेंसिटी क्या है तुम्हारे पास में? इंटेंसिव। देखो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव होता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। 4 ऑप्शन दे सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजें रटना नहीं है तुम्हें, ये समझना है कि कौन सी चीजें अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। बिल्कुल प्रैक्टिकली तुम्हें देखना है कि कौन सी चीजें अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, कौन नहीं करती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो इसको नोट करो जल्दी से, पॉज करके नोट कर लो इसको। हो गया?
चलो अब नेक्स्ट देखो अपने पास में अब एक अपन देखते हैं स्टेट फंक्शन। व्हाट इज द स्टेट फंक्शन या व्हाट इज, उससे पहले देख लेते हैं स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल, ठीक है ना। स्टेट वेरिएबल्स, उससे पहले स्टेट को समझो। सिंपली जो अपने पास में मैटर है वो लिक्विड एंड सॉलिड एंड गैस हो सकती है, ठीक है ना। तो उसकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो उसका स्टेट कहलाएगा। अपने पास में मान लो कोई गैस है, ठीक है ना, तो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या होगी, प्रेजेंट स्टेट क्या होगी, उसकी गैस होगी, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं कि ऐसे पैरामीटर्स जो कि स्टेट को चेंज कर दे, वो होते हैं स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो दो पैरामीटर्स which changes states, ठीक है ना, स्टेट्स को चेंज कर दे, क्या कहलाते हैं, स्टेट वेरिएबल। एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन सिंपल क्या पढ़ेंगे, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, एंट्रोपी है, ये और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल्स क्या है, इस स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास में आइस है, ठीक है, अगर मैं उसको हाई टेम्परेचर उसको देता हूँ तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो सकता है, और अगर हाई टेम्परेचर देता हूँ तो गैस में चेंज हो सकता है। तो वहां पे स्टेट वेरिएबल क्या हो गया तुम्हारे पास में, टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, स्टेट वेरिएबल्स है। नेक्स्ट अपने पास में स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, एक ऐसा फंक्शन जो कि सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है, वो होता है स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। तो लिख लो ए फंक्शन which depend upon initial and final state of system, जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करे, वो क्या होगा तुम्हारे पास में, स्टेट फंक्शन होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेशर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी यू हो गया, ये सभी क्या है तुम्हारे पास में स्टेट फंक्शन है, ठीक है। एक होता है तुम्हारे पास में पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, ठीक है ना। तो पाथ फंक्शन कौन से होंगे, ए फंक्शन which depend on path, ठीक है ना, जो कि पाथ पे भी डिपेंड करते हैं, वो सब क्या होंगे तुम्हारे पास में, पाथ फंक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में जैसे वर्क हुआ, ठीक है ना, हीट हुआ, ये सभी क्या होते हैं तुम्हारे पास में, पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल देखेंगे अपन, जैसे मान लो कोई साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो कि थर्मोडायनेमिक्स के विभिन्न प्रोसेस से जाने के बाद में अपनी इनिशियल स्टेट को अचीव कर ले, वो साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास में ये है, ये ए, ये पी वी डायग्राम है, ये ए है, ये बी है, एक तो रास्ता है मेरे पास यहाँ से यहाँ जाने का, ये है, एक ये है, ठीक है ना, ये है तुम्हारे पास में। तो देखो यहाँ पे गया और वापस यहाँ पे आ गया, साइकिल प्रोसेस है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर देखो, इनिशियल स्टेट बराबर फाइनल स्टेट है, ठीक है ना। और ये तुम्हारे पास में कौन से होते हैं जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, ये होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो डी यू होगा वो कितना होगा तुम्हारे पास में, जीरो होगा ना। यू एफ माइनस यू आई करोगे तो इनिशियल स्टेट माइनस फाइनल स्टेट, तो क्या होगा तुम्हारे पास में, जीरो होगा, ठीक है। तो ये ऐसे तुम्हारे पास में डी टी करोगे, वो भी क्या होगा तुम्हारे पास, जीरो होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम डी डब्ल्यू लिखोगे तो वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस। अभी अपन इसको पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो एक बार। नेक्स्ट लिख लो जूल्स लॉ। यहां लिख लो आइडियल गैस, एक छोटा सा टॉपिक लिख लो आइडियल गैस।
आइडियल गैस, ठीक है, नाम इसका आइडियल गैस है, ऐसी गैस होती नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अपन इसको स्टडी करते हैं। स्टडी क्यों करते हैं अपन इसकी स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि जब अपन रियलिस्टिक में इसकी बात करते हैं तो उनकी जो कैलकुलेशंस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, तो उन कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए अपन कुछ आइडियल सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। तो आइडियल गैस के अंदर ध्यान रखना क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। अभी बताने की जरूरत नहीं है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। R क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे, गैस कांस्टेंट, कितनी होती है इसकी वैल्यू 8.314, ठीक है ना, ये तुम्हारे पास इसकी वैल्यू होती है। इसका तुम्हारे पास में यूनिट क्या होती है, यूनिट देखो, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, Na/kV = R, Na अवोगाड्रो नंबर, kV बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अवोगाड्रो नंबर का क्या होता है, जूल पर केल्विन, ठीक है, अपॉन में अवोगाड्रो नंबर का क्या होता है, मोल इनटू मोल, 1/मोल होता है, तो इसकी क्या हो जाएगी यूनिट, जूल पर केल्विन इनटू मोल, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला भी तुम याद रखना, Na/kV = R, ठीक है। अभी तुम्हें थोड़ा सा ऐसे लगेगा, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे अपना यूज में आता रहेगा तो इतना टफ नहीं लगेगा, बहुत आसान है, ठीक है ना, तो इसको नोट करो। अच्छा, इसमें लिख लेना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस ऑलवेज कितनी होती है, 0 होती है। आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कितनी होती है, 0। क्यों, क्योंकि वहां पर अपन गैस को आइडियल मान रहे हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मोशन कहीं पे भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई फील्ड नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस ऐसी कंडीशन में उसका क्या होगा, तुम्हारे पास में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, वापस में वहां पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा उनका, ठीक है। तो ये नोट कर लो आइडियल गैस के लिए। एक छोटा सा टॉपिक है, लिख लो, जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू Joule's law, according to Joule's law, the internal energy according to Joule's law, the internal energy is a function of temperature only, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, ओनली टेम्परेचर का, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब, अगर तुम्हारे पास में मान लो ये है ΔU/ΔP, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के केस में ही होता है, ठीक है ना। मान लो तुम्हारे पास में ये है ΔU/ΔV एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तुम्हारे पास में, तो अगर उसका डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि देखो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन, ओनली टेम्परेचर का, अब वहां पे टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, फिर चाहे वो प्रेशर पे डिपेंड करे, किसी पे डिपेंड करे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वहां पे कितना आएगा तुम्हारे पास में, 0। ऐसे ΔU/, अगर मैं डेल एस की बात करूं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो भी कितना आएगा, 0, क्योंकि भाई T इंटरनल U जो है ओनली टेम्परेचर का फंक्शन है, और टेम्परेचर को मैंने वहां पे कांस्टेंट कर दिया, बाकी तो सारे कांस्टेंट हैं ही, तो उनका जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास में, 0। तो ये भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो अब यहाँ पे तुम्हारे पास में बात आई है इंटरनल एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे आज अगर तुम ध्यान से देख लोगे इंटरनल एनर्जी को, तो तुम्हें आगे कहीं पे भी इसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम अच्छे से समझ लोगे इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी U, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी क्या होता है वो समझते हैं सबसे पहले। तो देखो किसी भी जो सिस्टम है उसकी जो टोटल एनर्जी जो है वो किस किस पे डिपेंड करती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, जनरल ये लेते हैं, और एक होती है इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। और भी हो सकती है उसकी लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन अपन मेजर पार्ट देख रहे हैं। ये किसकी वजह से होता है, जब सिस्टम मोशन के अंदर हो। ये किसकी वजह से होता है, जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फील्ड लग रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, ये किसकी वजह से होती है, उसके अंदर सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनकी वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी फॉर एग्जांपल उसकी रोटेशनल एनर्जी, ठीक है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी, ये सभी क्या होता है तुम्हारे पास में इंटरनल एनर्जी के होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी सिस्टम, इफ ए सिस्टम इज इन रेस्ट एंड फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो उसकी टोटल एनर्जी होगी, जो उसकी टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में क्या होती है, इंटरनल एनर्जी, किसकी वजह से होती है, उस सिस्टम के अंदर एटम्स जो हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से होती है, ठीक है ना। तो लिखो, इसको नोट करो एक बार। तो डेफिनेशन लिख सकते हो, लिखो तो, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी stored by the system is known as internal energy, ठीक है ना। किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी जो होती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल सम ऑफ ट्रांजिशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है ना। तो ट्रांजिशनल एनर्जी जो कि अपने पास में ऐसे 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 मोशन करे, रोटेशनल एनर्जी जो कि ऐसे रोटेट वगैरह करती रहे, वाइब्रेशनल जो कि वाइब्रेट करती रहे, वो सब क्या है तुम्हारे पास में उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो सिंपली इंटरनल एनर्जी, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको यू से डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस यू किसका फंक्शन होता है, ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो तुम्हारे पास में इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, ठीक है ना, आइडियल गैस के लिए। तो नोट करो इसको। हो गया। इसके लिए अब कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं अपन, नोट करके लिख लेना। जो इंटरनल एनर्जी जो है अपने पास में, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। एक्सटेंसिव मतलब जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। अपने को पता है एक बड़ा वेसल है, एक छोटा वेसल है। बड़े वेसल के अंदर गैस ज्यादा आती है, उसमें गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, उसकी ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी। छोटे वेसल के अंदर कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो कम इंटरनल एनर्जी होगी। तो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही है वो। नेक्स्ट है, मान लो अपने पास में इट इज ए पाथ फंक्शन, इट इज ए स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। उसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी है, फाइनल कितनी है, बस इतना ही बताया आपने, ठीक है ना। और कभी भी अपन ध्यान रखना, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं करते हैं, हमेशा अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्योंकि एटम्स की वजह से, मॉलिक्यूल की वजह से क्या इंटरनल एनर्जी अपन निकाल सकते हैं। तो कोई भी उसके अंदर एटम्स है वो कितना रोटेट कर रहा है, कितना वाइब्रेट कर रहा है, कितना ट्रांजिशनल मोशन कर रहा है, क्या निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। हमेशा अपन किसकी बात करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए ना, फॉर साइक्लिक प्रोसेस तुम खुद ही सोचो, साइक्लिक प्रोसेस के लिए डी यू कितना होना चाहिए। ये पाथ फंक्शन है, सॉरी स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा। तो उसकी साइक्लिक प्रोसेस के लिए एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 0। क्यों भाई, यू एफ माइनस यू आई, फाइनल माइनस इनिशियल। प्रोसेस अगर साइक्लिक है तो जहां से स्टार्ट होगा उसका अंत भी वहीं से होगा। तो सेम पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस कितना होगा तुम्हारे पास, 0 होगा,
ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स सेंट्रल एनर्जी से रिलेटेड, तो इसको नोट कर लो। ये लिख सकते हो फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस जो CV होता है वो कितना होता है N, जो DU होता है वो होता है NCV/dt। इंपोर्टेंट, ये सारी चीजें अपने काम आएंगी, ठीक है ना। अब मैं इसको प्रूव भी करूंगा, CV=DU/dt। CV होता है स्पेसिफिक, ये CV क्या होता है, CV है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये तो सब तुम्हें पता होगा, ठीक है ना। अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन तुम्हें पता होगा CV क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, CP क्या होता है, क्योंकि तुम नेट की तैयारी कर रहे हो ना, ये तो तुम्हें पता ही होगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से चलने की, ठीक है ना। ये सब चीजें एक बार तुम्हें समझ में आ जाएंगी, फिर अपन जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको नोट करो जल्दी से। चलो हो गया ये। नेक्स्ट अपने पास में नेक्स्ट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है समझना। अपने पास में तीन सिस्टम है, सिस्टम A, सिस्टम B एंड सिस्टम C। मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई दो सिस्टम A और C, ठीक है, A और C कोई दो सिस्टम, सिस्टम B के साथ में, सिस्टम B के साथ में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब इन दोनों का सिस्टम का क्या है तुम्हारे पास में, इस सिस्टम के साथ में क्या है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर हैं A और C B के साथ में, ठीक है, तो A और C आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जितने भी मैक्रो क्वांटिटी है, ठीक है ना, मैक्रो प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर ही नहीं, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, H, G, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी क्या है तुम्हारे पास में कांस्टेंट है। ये इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है ना। किसी सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ में इक्विलिब्रियम का मतलब ये इसकी जो मैक्रो प्रॉपर्टी है सारी क्या है तुम्हारे पास में कांस्टेंट है। लेकिन जब अपन थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं उस केस में क्या होगा तुम्हारे पास में, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो कहने का मतलब अगर कोई दो सिस्टम A और C B के साथ में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो उस कंडीशन में A और C B आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। ठीक है, तो लिख लो इस डेफिनेशन, इफ टू सिस्टम A and C are in thermal equilibrium with third system B, ठीक है, A और C B के साथ में है, then system A and C must be in thermal equilibrium, thermal इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर क्या होगा तुम्हारे पास में वहां पे, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में जीरोथ लॉ है। अब जीरोथ लॉ क्या बताता है, जीरोथ लॉ जो है वो टेम्परेचर के कंसेप्ट्स को बताता है। कहने का मतलब अगर तुम्हारे पास में दो सिस्टम है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है ना, तो तुम्हारे पास में जो हीट का जो मोशन होगा वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होगा, ठीक है ना। ऐसा सिस्टम जिसका टेम्परेचर हाई है वहां से हीट का मोशन लो टेम्परेचर के सिस्टम की तरफ होगा। तो जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किसके कंसेप्ट को बताता है, टेम्परेचर के कंसेप्ट, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो।
लिख लो नोट करके, zeroth law of thermodynamics put the concept of temperature. That means temperature is a physical quantity. Temperature is a physical quantity that tell us direction of flow of heat. ठीक है ना। जीरोथ लॉ क्या बताता है, एक टेम्परेचर कंसेप्ट को बताता है, और टेम्परेचर कंसेप्ट क्या बोलता है कि टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हीट के फ्लो की डायरेक्शन को बताती है, और ये हमेशा हीट का फ्लो कहां से कहां की तरफ होगा, हीट का फ्लो कहां से कहां की तरफ होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। लो टेम्परेचर, हीट का फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, ठीक है। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सिंपल सा है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है, लेकिन मेन जो इसका कंसेप्ट है वो टेम्परेचर के लिए आता है, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, जल्दी जल्दी से नोट करो इसको। अब देखो भाई, यहां से जो है अपना मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक चल रहा था, ठीक है ना। अब अपनी जो मेन चीज है वो यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब अपना मेन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यहां से स्टार्ट होता है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास में मान लो ये कोई वेसल है, यहाँ पे तुम्हारे पास में एक मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल पिस्टन मतलब इस पिस्टन को अपन मूव कर सकते हैं। इसके अंदर तुम्हारे पास में क्या है, गैस भरी हुई है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं हीट का फ्लो कराता हूँ। मान लो मैं इसकी बिल्कुल बिल्कुल कम हीट देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। डेल्टा क्यू मैं इसको हीट देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे इसको हीट देंगे, हीट का मतलब एनर्जी देंगे, ठीक है, थर्मल एनर्जी देंगे। इसके जो गैस के पार्टिकल्स हैं उस थर्मल एनर्जी को गेन करेंगे। जैसे ही वो गेन करेंगे, वो इस पिस्टन पे क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। जैसे ही वो इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर को लगाएंगे, तो ये क्या होगा, पिस्टन तुम्हारे पास में, ये पिस्टन जो है वो यहां से कहां पे चला जाएगा, मान लो तुम्हारे पास में यहाँ पे चला जाएगा। ये पिस्टन यहाँ से यहाँ पे, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे चला गया। मान लो जब इसके ऊपर फोर्स लगा तो ये dx डिस्टेंस ऊपर चला गया, ये पिस्टन, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये किसकी वजह से गया, इसकी एनर्जी पहले मान लो U1 थी, अब कितनी हो गई, U2 हो गई। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो गया, U2 माइनस U1। किसकी वजह से हुआ ये, जब अपन इसको हीट देते हैं, ठीक है ना। और कहने का मतलब, ये जो अपन जब इसको हीट देते हैं तो ये क्या होगा, ये हीट किस किस के फॉर्म में काम में आएगी, एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी के चेंज में, प्लस दूसरा इसके वर्क डन में, डेल्टा डब्ल्यू। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये जो अपन सिस्टम को हीट देंगे, ये टू फॉर्म में यूज में आएंगे, टू वेज के अंदर। पहला वे क्या होगा इसका, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सेकेंड वे क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट द प्रेशर, ठीक है ना। इसके वर्क डन में आएगा। तो कहने का मतलब, जो अपन इस सिस्टम को हीट देंगे वो दो वे में आएगी, एक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दूसरा वर्क डन में। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। अब देखो मैंने बोला था इसको अपन देखेंगे पीडीवी, इसको अपन पीडीवी कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं बताता हूँ। अपने पास में डीडब्ल्यू कितना होता है, वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, होता है। अच्छा, प्रेशर क्या होता है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया। एफ बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ए। तो यहाँ पे P इंटू ए इंटू डी एक्स, ये एरिया हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा, P डॉट।
ये मैं लिख रहा हूँ पी डॉट सॉरी डी ना, वॉल्यूम हो गया ना, ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी, ये एनर्जी है ही, वर्क एनर्जी है ही, तो जितनी एनर्जी अपन उसको देंगे वो किस किस के फॉर्म में काम आती है, एक तो इसके इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, सेकंड वर्क डन के फॉर्म में। तो ये कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऐसे पूछते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसको बताता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, कंजर्वेशन ऑफ मास को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है गेट के अंदर, ध्यान रखना। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, इसका मेन मोटिव क्या है, ये क्या बताता क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। इसको नोट करो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, heat given to any thermodynamic system is used in two ways. फर्स्ट क्या है, in doing work against the external pressure, against the external pressure। सेकंड है अपने पास में in increasing the internal energy, that means जो अपन हीट देंगे एक तो इंटरनल एनर्जी के चेंज में, सेकंड उसके वर्क डन के अंदर। यही तुम्हारे पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ऑलवेज रिमेंबर, इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, इन सब चीजों को नोट करो। अभी अपना बिल्कुल ये बेसिक चल रहा है, ठीक है ना। यहीं से तुम्हारे जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट होंगे। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इनके। तुम्हें लगता है कि ये बेसिक है, हमारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, ठीक है ना। तुम्हें बिल्कुल बेसिक से चलना है और बेसिक पढ़ना है, उसी के बाद में आगे करना है। ऐसा नहीं कि वीडियो को तुम आगे कर लो। और ये सारे जो कंसेप्ट्स मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये अपनी कॉपी के अंदर नोट करने हैं, ठीक है ना। तो लिसन, उसको नोट करो। हो गया। अच्छा, अब एक चीज नोट करके लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करके लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला नोट क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। मान लो मैं सिस्टम हूं, मेरे द्वारा कोई काम किया जा रहा है, ठीक है ना। वर्क डन बाय द सिस्टम, ऑलवेज क्या लेना है तुम्हें, पॉजिटिव, ठीक है ना। वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर मैं सिस्टम पे वर्क करता हूं, ठीक है ना, तो वो क्या होगा तुम्हारे पास में, नेगेटिव होगा। कंफ्यूजन नहीं होना इसमें, ठीक है ना। देखो लास्ट ईयर जेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। 4 तुम्हें वर्क डन पूछा है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे रखा है, तुम्हें बोल रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें एक नेगेटिव है। सिंपल तुम्हें वहां पे क्या करना है, आंसर नेगेटिव वाला लगाना है, ठीक है ना। तो ये साइन कन्वर्ट जो है, इसका साइन का जो है वो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हीट गिवन टू द सिस्टम, या हीट टेकन, या हीट गिवन टू द सिस्टम। मतलब सिस्टम को जब हीट दी जाती है तो उसको अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव। हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट टेकन बाय द सिस्टम या फ्रॉम द सिस्टम। ये तुम्हें क्या लेना है, तुम्हारे पास में नेगेटिव।
ऐसी सीधी सी बात है, सिस्टम में से हीट ली जा रही है तो वहां पे एनर्जी का लॉस होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सिस्टम को हीट देंगे तो एनर्जी उसको दे रहे हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो उसमें रटने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। सिस्टम कोई है उसको अपन हीट देंगे मतलब उसको एनर्जी दे रहे हैं तो उसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी तो पॉजिटिव आ जाएगा। सिस्टम से हीट अपन ले रहे हैं तो उसकी एनर्जी ले रहे हैं तो उसका हीट क्या होगा तुम्हारे पास में नेगेटिव में चली, एनर्जी नेगेटिव में चली जाएगी। ऐसे ही वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क डन है तो पॉजिटिव, सिस्टम के ऊपर ही अपन वर्क डन कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना, ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। हो गया, तो ये अपना बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। नेक्स्ट है अपना, अब यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है ना। कौन क्या होते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? ऐसे प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि किसी सिस्टम की अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर चेंज कर दे, वो होते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे डेफिनेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। सबसे पहला है अपना आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है ना। बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है ना, आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है। तो देखो मैं सिंपल याद जो तरीका है वही मैं याद करने का है। अच्छा, आइसोबैरिक, बैर बी आ रहा है इसके अंदर, बै आ रहा है, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं प्रेशर, प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दाब, बै आ रहा है ना। तो आइसोबैरिक में क्या होगा? दाब कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब जो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास में? कांस्टेंट होगा। ऐसा सिस्टम जिसमें प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो, उसको अपन क्या कहेंगे? आइसोबैरिक प्रोसेस कहेंगे, ठीक है ना। प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV = nRT, यही होती है क्या? प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये भी क्या है तुम्हारे पास में? कांस्टेंट है। कहने का मतलब V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? T, या फिर V/T = क्या लिख सकता हूं मैं? कांस्टेंट, ये लिख सकता हूं ना। और V1/T1 = V2/T2, ये भी लिख सकता हूं। और V1/V2 = T1/T2, ये भी लिख सकता हूं। कहने का मतलब तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है कि कोई एक सिस्टम दे देगा, बोलेगा कि वो क्या है तुम्हारे पास में आइसोबैरिक प्रोसेस पे काम कर रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस पे वर्क कर रहा है। तो हो सकता है तुम्हें इनिशियल वॉल्यूम दे दे, फाइनल वॉल्यूम दे दे, इनिशियल टेम्परेचर दे दे, फाइनल टेम्परेचर पूछ सकता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वर्क डन, वर्क डन, ठीक है ना। तो वर्क डन क्या होता है? dW = PdV, यही होता है। तो देखो यहाँ पे तो W कितना हो जाएगा? मान लो वर्क डन के लिए, या इससे पहले लिख दो इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। इंडिकेटर डायग्राम के अंदर देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं PV डायग्राम, इसका दूसरा नाम PV डायग्राम, PV। अच्छा, क्या है इसके अंदर? प्रेशर कांस्टेंट है क्या? प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये तुम्हारे पास में प्रेशर है, मतलब वॉल्यूम चाहे कुछ भी हो, प्रेशर क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मान लो इनिशियल वॉल्यूम तुम्हारे पास में V1 है, ये तुम्हारे पास में V2 है, तो ये इसका इंडिकेटर डायग्राम हो गया। अगर वर्क डन निकालना है, वर्क डन क्या हो जाएगा? dW = PdV, तो W कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन PdV, V1 से V2, P क्या है? कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा P V2 - V1, ये तुम्हारे पास में वर्क डन आ गया, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा Q = du + PdV, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो ये नोट कर लो, पूरा आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए इतना सफिशिएंट है, तुम इतना पढ़ लेते हो तो ये सफिशिएंट है। ऐसे अपन आइसोकोरिक के लिए निकालेंगे, आइसोथर्मल के लिए निकालेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए निकालेंगे, फिर साइक्लिक प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना रहेगा अपना, तो जल्दी से इसको नोट करो।
नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है अपना आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा तुम्हारे पास में, जो वॉल्यूम है V वो क्या होगा तुम्हारे पास, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम V क्या होगा तुम्हारे, कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। V कांस्टेंट है, nR कांस्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T हो गया। तो P अपॉन T क्या हो गया तुम्हारे पास में, कांस्टेंट हो गया। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, या फिर P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये हो जाएगा। वही हो सकता है तुम्हारे पास में इनिशियल वैल्यू दे दे प्रेशर और टेम्परेचर की, फाइनल प्रेशर पूछ सकता है टेम्परेचर देके, या फिर प्रेशर देके टेम्परेचर पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम के अंदर देखो, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम में क्या रहेगा तुम्हारे पास में, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट है, तो प्रेशर चाहे कुछ भी हो, वॉल्यूम क्या रहेगा तुम्हारे पास में, कांस्टेंट रहेगा, P1 ये P2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन वर्क डन निकालना चाहें, वर्क डन क्या होता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W इज इक्वल टू PdV, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो इस केस में dV कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास में डेल्टा W कितना आ गया, 0, ठीक है। तो यहाँ से अपन अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखना चाहें तो क्या होगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू TU के बराबर होगा, ठीक है। इसका फिजिकल मीनिंग देखो क्या है। मान लो तुम्हारे पास में यहाँ पे कोई एक वेसल है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास में मान लो पिस्टन लगा हुआ है, जो भी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तुम्हारे पास में रिजिड है, ठीक है ना, ये तुम्हारे पास में पिस्टन है, वो मूवेबल नहीं है, नॉट मूवेबल। अगर तुम यहाँ से इसको हीट भी देते हो तो ये पिस्टन ऊपर नहीं जाता है, ये यहीं पे रहता है। तो ये जितनी भी हीट दोगे वो किसके बराबर होगा तुम्हारे पास में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर, ठीक है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। क्यों, क्योंकि पिस्टन तुम्हारे पास मूवेबल नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या होगा तुम्हारे पास में, वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको नोट करो जल्दी से। हो गया। नेक्स्ट अपने पास में चलो, नेक्स्ट अपने पास में थर्ड है आइसोथर्मल। नाम से ही पता लग रहा है, थर्मल मतलब टेम्परेचर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइसोथर्मल में क्या होगा तुम्हारे पास में, टेम्परेचर T जो है वो क्या होगा तुम्हारे पास में, कांस्टेंट होगा। जब टेम्परेचर T कांस्टेंट है तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो PV बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। कहने का मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या फिर P1 बटे P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास में। अच्छा, इस आइसोथर्मल प्रोसेस का दूसरा नाम ध्यान रखना क्या है, स्लो प्रोसेस। मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तुम्हारे पास में, तो जब तुम्हारे पास में मान लो कोई भी किसी भी चीज को तुम्हारे पास में तब की तब सेम टाइम पे तुम्हारे पास में टेम्परेचर कम नहीं हो सकता, उसमें कुछ टाइम लगता है टेम्परेचर कम होने में, ठीक है ना, मतलब उस प्रोसेस को चेंज होने में, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, तुम्हारे पास में स्लो प्रोसेस है। तो एग्जाम में हो सकता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस नाम ना आए, क्या नाम आ जाए, स्लो प्रोसेस, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम
ठीक है। इंटीग्रेटेड डायग्राम में देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V, और इंटीग्रेटेड डायग्राम किस किस में बनता है, P और V में तो बनता है, तो y प्रोपोर्शनल टू 1/x, एक्स वाई जो होता है, तो y बराबर 1/x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है तुम्हारे पास में, तो ये इसका इंटीग्रेटेड डायग्राम हो जाएगा। मान लेते ये है तुम्हारे पास में कितना है v1, ये कितना है तुम्हारे पास में v2, तो वर्क डन देखो, वर्क डन कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल टू पी dv, तो w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p dv इंटीग्रेशन v1 से v2। ठीक है, अब अपने को पता है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT होती है, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, nRT अपॉन V, क्योंकि देखो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो बाहर तो रख नहीं सकते इसको, तो P की वैल्यू अपने को V के फॉर्म में रखनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा nRT अपॉन V dV इंटीग्रेशन V1 से V2, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, nRT लॉग हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में V2 बटे V1, ln V होगा, लिमिट रखूंगा तो तुम्हारे पास में ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको log 10 बेस पे चेंज करता हूं तो 2.303 nRT log 10 बेस पे V2 अपॉन V1, ये इसका वर्क डन हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। अच्छा मैंने क्या बताया था, U ओनली किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो अगर मैं चेंज इन एनर्जी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जितनी भी अपन हीट देंगे वो किसके काम में आएगी, उसके वर्क डन की। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना, इसको तुम नोट कर लेना, ठीक है ना, पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका दूसरा क्या नाम है अपने पास में, सडन प्रोसेस। ध्यान रखना भाई, एग्जाम में इस नाम से भी आ सकता है, सडन प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सडन प्रोसेस। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम की हीट क्या है, एक्सचेंज नहीं कर सकते। इस केस में क्या होता है कि जो डेल्टा Q है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, तो लिख सकते हो डेफिनेशन, इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस इन विच thermodynamic system neither takes heat or it is a process in which thermodynamic system does not exchange heat। ठीक है ना, जो हीट को एक्सचेंज ना करे, कहने का मतलब डेल्टा Q वहां पे क्या होगा, 0 होगा तुम्हारे पास में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब इसकी अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो अपने पास में कितना आ जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, du इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W, यही हो जाएगा ना, क्योंकि डेल्टा Q तुम्हारे पास में क्या है, 0 है तुम्हारे पास। तो देखो यहाँ पे इसको मैं du प्लस डेल्टा W इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। du मैंने बताया था, याद रखना, n CVDT, डेल्टा W कितना होता है, PdV इज इक्वल टू 0। कितना हो गया। अब इसको मैं आगे सोल्व करूंगा, जो कि मैं यहाँ पे सोल्व नहीं करूंगा। ठीक है, इसको अपन आगे सोल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सोल्व नहीं करूंगा। मैं जब इसको आगे सोल्व करूंगा, इसको डिवाइड वगैरह करके जो भी है, अपने पास में एक इक्वेशन आएगी, वो इंपॉर्टेंट अपने लिए। ठीक है ना,
तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू के। सब पढ़ते होगे तुम, हाँ, बीएससी के अंदर या बीटेक जिसने कर रखी है सबने पढ़ा होगा कि ये तुम्हारे पास में ये इक्वेशन निकल के आती है। तो गामा जो होता है वो होता है एडियाबैटिक पॉइजन रेशियो। इसकी वैल्यू Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू 1 प्लस 2/f। ठीक है, f क्या होता है? f होता है तुम्हारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसकी बात करेंगे मोनोएटॉमिक की, डायटॉमिक की, पॉलीएटॉमिक की। पॉलीएटॉमिक लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, उसकी बातें करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, तुम्हें ये ध्यान देना है यहाँ पे पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू के। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा लिख सकता हूँ। एक तो तुम्हें ये याद रखनी है भाई, यहां से क्वेश्चन ये याद रख लेना, ये तो तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में P और V में रिलेशन आ गया। ठीक है ना। सेकंड है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। जब प्रेशर और वॉल्यूम की बात करेंगे तो अपन क्या करेंगे, प्रेशर P और V में तो आ गया प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो अपने को वॉल्यूम हटाना है, तो PV बराबर क्या हो जाएगा nRT, तो V हटाना है अपने को, तो कितना हो जाएगा nRT अपॉन P। तो कहने का मतलब V की जगह T और P, nR तो कांस्टेंट है, T अपॉन P रख सकता हूं। तो देखो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, यहाँ पे बता रहा हूं मैं, तो P की जगह, P तो ऐसे कैसे, V की जगह कितना रखना है, ये तो कांस्टेंट है, T अपॉन P की पावर गामा इज इक्वल टू के। तो क्या हो जाएगा P की पावर 1 माइनस गामा, ऊपर आ जाएगा ये माइनस गामा हो जाएगा, T की पावर गामा इज इक्वल टू के। तो ये T और P में रिलेशन आ गया। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, P1 1 माइनस गामा T की पावर गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T टू द पावर गामा। ये हो गया P और T में रिलेशन। ठीक है, थर्ड है अपने पास में रिलेशन बिटवीन P और T में हो गया, P और T एंड V। इस बार किसको हटाना है, प्रेशर को हटाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, PV इज इक्वल टू nRT, तो P बराबर कितना हो जाएगा nRT अपॉन V, nR तो कांस्टेंट है, T अपॉन V हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दो, ये तुम्हें याद रखना है, इससे तुम्हें तीनों रिलेशन निकालने हैं। तो कितना हो जाएगा T अपॉन V और V की पावर गामा इज इक्वल टू K, तो T V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू K। ये रिलेशन आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। नोट कर लो, ये T अपॉन V है। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से तीनों रिलेशंस को। हो गया ये हो गया होगा तुम्हारा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, इसमें ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे तुम्हारे पास में हीट एक्सचेंज नहीं होती, ध्यान रखना एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ये तुम्हें अभी मैं याद करवाऊंगा, आगे भी बताऊंगा इसकी वैल्यू, तो गामा की वैल्यू तो। ठीक है ना, इनमें आपस में रिलेशन कैसे निकालना है वो तुम्हें पता होना चाहिए। रटोगे तो भूलोगे, ध्यान रखना, आपस में कंफ्यूजन होगा। अगर तुम्हें ये याद रहे, मान लो P और T में निकालना है तो V को हटा दो, V और T में निकालना है तो P को हटा दो, T और V में निकालना है तो P को हटा दो। ठीक है ना, आइडियल गैस इक्वेशन से तुम्हें अगर ये याद है तो तुम तीनों आसानी से निकाल सकते हो। तो तुम अपने नोट्स में इसको नोट करके बाद में तुम्हें क्या करना है, अपने आप से करके देखना है क्या तुम निकाल सकते हो क्या, क्योंकि इसके बेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होते हैं। ठीक है, तो ये नोट हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट अपना इसी में नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इसके अंदर है स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो भाई सीधी सी बात है, जब अपन इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं आइसोथर्मल के लिए, तो कैसे बनता है? अपने को पता है P प्रोपोर्शनल टू 1/B आता है, ऐसे ही बनता है। जब अपन एडियाबैटिक के बनाएंगे, एडियाबैटिक में भी देखो ऐसा ही कुछ आएगा क्या? P प्रोपोर्शनल टू 1/B की पावर गामा, उसका भी ऐसा कुछ बनेगा। तो किसका स्लोप ज्यादा होता है, किसका कम होता है, तो वो अपन देखेंगे। अच्छा स्लोप क्या होता है? तुम्हारे पास में मान लो ये y है, ये x है, तो स्लोप क्या बोलते हो तुम? dy/dx ही तो बोलते हो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास में P है, यहाँ पे V है, तो स्लोप क्या बोलोगे? dp/dv, यही बोलोगे ना। तो वही अपन देखने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा? देखो PV = nRT। आइसोथर्मल प्रोसेस में तीनों कांस्टेंट होते हैं, डिफरेंशिएट करता हूं मैं तो PdV + VdP, ये तीनों कांस्टेंट है 0। अपने को क्या निकालना है? dp/dv कितना हो जाएगा? इधर जाएगा माइनस, तो -p/v, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब किस लिए निकालना है? फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है? PV की पावर गामा = K, यही तो होता है। तो डिफरेंशिएट करो, P इसका हो जाएगा गामा V⁻⁻1 dV प्लस V की पावर गामा, इस बार ऐसे कैसे? P का हो जाएगा dP = 0। अपने को निकालना क्या है? dp/dv कितना हो जाएगा? dp/dv इधर जाएगा तो -p गामा V की पावर गामा-1 V की पावर गामा। इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, तो dp/dv, ठीक है। किसके लिए निकाल रहे हैं अपन? ये किसके लिए निकाल रहे हैं? एडियाबैटिक के लिए। कितना हो जाएगा? V की पावर गामा ऊपर जाएगा तो माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और V की पावर -1 बचेगा, वो नीचे आ जाएगा। सिंपल सोल्व कर लेना इसको, -गामा p/v। देखो ये बचेगा ना, ये बचेगा ना तुम्हारे पास में, गामा से गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, V की पावर -1 नीचे आएगा तो +v हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ dp/dv, ये किसके लिए है? एडियाबैटिक के लिए, = गामा, और ये किसकी वैल्यू है पूरी? ये किसकी वैल्यू है? आइसोथर्मल की। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं? dp/dv, कौन सा? आइसोथर्मल। तो कहने का मतलब दोनों के स्लोप में डिफरेंस क्या है तुम्हारे पास में, कि जो एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो गामा टाइम्स ज्यादा होता है आइसोथर्मल के स्लोप से। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? स्लोप ऑफ एडियाबैटिक = गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर तुम्हारे पास में ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, अगर तुम्हारे पास में ये स्लोप अगर आइसोथर्मल का है, दिस इज फॉर आइसोथर्मल, तो तुम्हारे पास एडियाबैटिक का कितना आ जाएगा? ये तुम्हारे पास में एडियाबैटिक का, इसको थोड़ा सा सही बना लेना। ठीक है, अगर ये आइसोथर्मल का है तो ये किसका होगा? एडियाबैटिक का। इसका स्लोप ज्यादा होता है, किसका? एडियाबैटिक का। स्लोप कैसे निकालते हैं अभी अपन सब सीखेंगे, ठीक है ना, किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप कम है। सिंपल सा है, देखो तुम्हारे पास में मान लो तुम्हारे पास में ये लाइन है या ऐसा कर्व है, इसका स्लोप निकालना है, तो क्या करो? इस पर एक टेंजेंट लाइन खींच दो, खींच दिया, सॉरी टेंजेंट सही से खींचना, मान लो ये टेंजेंट इसके ऊपर ये हो जाएगी, ये इसके ऊपर टेंजेंट खींच दिया, एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर, एक एक्सिस में एक वाई एक्स में, तो इससे जो ये वाला जो स्लोप बनेगा ये इसका स्लोप होगा। मान लो तुम्हारे पास में ये तुम्हारे पास में है एक इस तरह का कर्व दे रखा है, इस तरह का, इसका स्लोप बताना है, तो क्या करो? एक टेंजेंट लाइन ऐसे खींचो इस पे, एक इधर हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लाइन,
ये वाला जो स्लोप होगा वो खुलेगा। अब स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा होता है ना स्लोप। टेन 90 से कम जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और 90 से अबव क्या होता है, नेगेटिव होता है, 90 से 180 के बीच में। तो देखो ये 90 से कम ही है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका स्लोप तुम्हारे पास में पॉजिटिव, इसका स्लोप देखो 90 से ज्यादा है, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे इस केस के अंदर है, इसका स्लोप तुम्हारे पास में ये थोड़ा सा 90 से ज्यादा जाएगा आइसोथर्मल का, तो तुम्हारे पास में नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्लोप ऐसे निकालते हैं। अभी अपन जब क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे स्लोप के, तो अपन देख लेंगे उसको, ठीक है ना। तो इसको नोट करो एक बार, ध्यान रखना जो एडियाबैटिक का स्लोप है वो गामा टाइम्स ज्यादा होता है आइसोथर्मल के स्लोप से। नोट करो। ठीक है, इसमें एक चीज और देख लो एक बार, ऐसे तो इतना सफिशिएंट है ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, है ना, ये ध्यान रखना। स्लोप निकालना मैं और बता दूंगा अभी जब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अपने पास में गामा क्या था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक पॉइजन रेशियो, इसकी वैल्यू थी Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू 1 प्लस 2/f, यही था 1 प्लस 2/f। तो पहला है फॉर मोनोएटोमिक, मोनोएटोमिक के लिए f कितना होता है, 3 होता है। अब जब अपन इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे तो वहां पर ये समझेंगे, ठीक है ना, f3 क्यों होता है। मोनोएटोमिक है, स्पेस के अंदर 3 डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3 होगी, सिंपल सा है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में गामा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2/3, तो कितना हो जाएगा 5/3। दूसरा है, मान लो तुम्हारे पास में डाईएटोमिक, ठीक है, डाईएटोमिक के लिए f कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। दो तरीके हैं निकालने के, एक तो अपन एनर्जी से निकालेंगे, एक अपन इसके सिंपल इंडिपेंडेंट फॉर्म से निकालेंगे, ठीक है ना, कितनी तरह से ये इंडिपेंडेंट रह सकता है तो अपन बाद में देखेंगे इसको। जैसे अपन निकाल के बता देता हूँ सिंपल, ये मान लो तुम्हारे पास में डाईएटोमिक है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, इसकी 3, अगर मोनोएटोमिक होता तो 6 हो गई टोटल, लेकिन एक यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हो गए इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो कितनी बच गई तुम्हारे पास में 5, ठीक है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी तुम्हारे पास में 5, तो गामा इज इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 7/5। नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास में, पॉलीएटोमिक, पॉलीएटोमिक। अब ये लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो अभी अपन एक जनरल बात करते हैं, जब बाद में जब अपन इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे तो वहां पे लीनियर नॉन लीनियर की बात करेंगे, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास में जो पॉलीएटोमिक है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जब लीनियर की बात करेंगे तो 6 आएगी, नॉन लीनियर की बात करेंगे तो 7 आएगी, ठीक है। तो वो कैसे आएगी वो बाद में बताऊंगा मैं। तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/6, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 8/6, ठीक है ना, 8/6 मतलब 4/3, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जल्दी से नोट कर लो, फिर अपन इसके 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, नोट करो इसको। हो गया, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं 1-2, फिर अपन आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है नेट 2016 में पूछा है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन एन आइडियल मोनोएटोमिक गैस, व्हेन एन आइडियल मोनोएटोमिक गैस is expanded adiabatically, is expanded adiabatically, adiabatically from initial volume, from initial volume V0 to final volume 3V0, final volume
3v naught, ठीक है। then its temperature changes, then its temperature changes from T naught to T, then the ratio of T upon T naught is, ठीक है। ऑप्शन ए है तुम्हारे पास में 1/3, ऑप्शन बी है 1/3 की पावर 2/3, ऑप्शन सी है 2/3 की पावर 1/3 एंड ऑप्शन डी है 3, ठीक है। 4 ऑप्शन है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले देखो क्या है तुम्हारे पास में, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है ना। तो सबसे पहले फॉर या आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली, एडियाबेटिकली बोल रहे हैं। अब एडियाबेटिक में गिवन क्या क्या है, सबसे पहले एक काम करो, तुम्हें जो गिवन है वो लिखो, क्या है, इनिशियल वॉल्यूम V नोट, यानी कि V1 इज इक्वल टू V नोट, और फाइनल वॉल्यूम कितना दे रखा है 3V नोट, ये दे रखा है। इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T नोट से T, दैट मींस इनिशियल टेम्परेचर T नोट एंड फाइनल टेम्परेचर T, ये तो करना है। तुम्हें क्या निकालना है, T अपॉन T नोट निकालना है, T अपॉन T नोट पूछा है। प्रोसेस कौन सा है ये है एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तुम्हें T और V में रिलेशन नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये पता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू K। आइडियल गैस इक्वेशन दे रखी है, अपने को T और V में रिलेशन चाहिए, P को हटाना है, तो PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT, तो P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, nR तो कांस्टेंट है, इसको मत लिखना, T अपॉन V लिख दो P की जगह, T अपॉन V, V की पावर गामा इज इक्वल टू K। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, T उसको ऊपर ले जाओ, V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू K, यही हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, T1 V1 की पावर गामा -1, T2 V2 की पावर गामा -1, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, देखो T1 की जगह लिख दो T नोट, V1 की जगह लिख दो V नोट अपॉन गामा -1। गामा क्या होगा, गामा क्या दे रखा है, फॉर मोनोएटॉमिक के लिए गामा कितना होता है 3 होता है, तो V नोट की पावर गामा कितना होता है 1 + 2/3, तो 5/3 होता है, ठीक है ना। 5/3 आ जाएगा इज इक्वल टू T2 की जगह T, V2 की जगह 3V नोट, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3V नोट की पावर 5/3 -1, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, T अपॉन T नोट, T अपॉन T नोट कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, V नोट अपॉन 3V नोट की पावर 5/3 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/3 -1 करोगे तो 2/3, कहने का मतलब ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन बी। कितना आसान क्वेश्चन है, नेट 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। इसको नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो TIFR में पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए डायटोमिक गैस इज केप्ट, ए diatomic gas is kept in gas container at temperature T, sudden compressed to half of its volume, find the final temperature,
फाइनल टेम्परेचर, ठीक है ना, फाइनल टेम्परेचर निकालना है। ऑप्शन गिवन है तुम्हें T2 इज इक्वल टू T2 की पावर 0.4/5, ऑप्शन बी है T2 इज इक्वल टू 2T, ऑप्शन सी है T2 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T2 की पावर 1/2 एंड ऑप्शन डी है T2 इज इक्वल टू T2 की पावर 0.4। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन सबसे पहले देखो तुम्हें क्या गिवन है, ए डायटोमिक गैस इज केप्ट इन ए गैस कंटेनर एट टेम्परेचर T, T1 इज इक्वल टू T गिवन है, सडन कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि पहली अगर वॉल्यूम में V मानता हूं तो बाद में क्या हो जाता है, वॉल्यूम हाफ हो जाता है, V/2 हो जाता है। यही तो है, पूछ क्या रहा है तुम्हें, फाइनल टेम्परेचर यानी कि T2 पूछ रहा है। प्रोसेस कौन सा है ये दे रखा है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सडन। और सडन प्रोसेस मैंने कौन सा बताया था, सडन प्रोसेस मैंने बताया था एडियाबैटिक। देखो उसमें कोष्टक में लिखा होगा एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तुम्हें गामा चाहिए होता है 1+2/, तो ऐसा है तुम्हारे पास में डायटोमिक के लिए कितना होता है 5, तो कितना हो जाएगा 7/5, यही हो जाएगा। कर दो, T और B में रिलेशन नहीं आता, लेकिन ये तो पता है तुम्हें, P की जगह वैल्यू रख दो T/V, V की पावर गामा इज इक्वल टू के nRT, अब PV बराबर nRT से, तो यहाँ पे क्या जाएगा T V की पावर गामा -1, इसको ऐसे लिख सकता हूँ T2 V2 की पावर गामा -1, T1 की जगह T, V1 की जगह V की पावर 7/5 -1 इज इक्वल टू T2 की जगह T2, ये निकालना है, T2 निकालना है, और V2 की जगह V/2 की पावर 7/5 -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू T ऐसे कैसे, V/2, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे V/2 लिखेंगे ना, 2 ऊपर चला जाएगा, 7/5 -1, तो T ये कितना हो जाएगा, V से V कैंसिल, 2 ऊपर चला गया, 7/5 -1 दैट मीन्स 2/5, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना, नोट करो इसको जल्दी से। ठीक है, अभी इसके अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, इन प्रोसेस पे, जो कि एग्जाम्स में चाहे नेट के हो, गेट के हो, जेस्ट के हो, बार के हो, TFR के हो, सभी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, ठीक है ना, वो क्वेश्चंस करेंगे। पहले इसके एक तो क्वेश्चंस देखते हैं जो कि वर्क डन से रिलेटेड है ना, तो ये नोट हो गया। इसको पॉज करके नोट कर लेना भैया, है ना, और ये नोट्स बना लेना तुम्हारे साथ के साथ में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास में, पीवी डायग्राम दे रखा है, दिस इज पीवी डायग्राम, मान लो तुम्हें ये दे रखा है, ये तुम्हारे पास में 1 वॉल्यूम है, 3 है, दिस इज 2, दिस इज 4, ये दे रखा है तुम्हें, ठीक है ना, पीवी डायग्राम। ये है A B C D, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, WAB, WBC, WCA, WCD, WDA, और फिर निकालना है WABCD, ये निकालना है, ठीक है, ये तुम्हें निकालना है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका, सबसे पहले WAB यानी कि पहला जो है अपने को A से B में अपने को वर्क डन निकालना है, ठीक है ना। तो देखो जब अपन A से B जाते हैं तो प्रेशर तो चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे A से B में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, W इज इक्वल टू क्या होता है, PdV, वॉल्यूम कांस्टेंट, और dV कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो दैट मीन्स WAB कितना आएगा तुम्हारे पास में, 0 आएगा। सेकेंड B से C, जब B से C निकालेंगे तो B से C में देखो तुम्हारे पास में प्रेशर कांस्टेंट है क्या,
प्रेशर तुम्हारे पास में कांस्टेंट है, ठीक है। जब प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P dV इंटीग्रेशन, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 1 से 3, 1 से 3, दैट मीन्स प्रेशर तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 3 माइनस 1, dV का इंटीग्रेशन V और V की वैल्यू 1 से 3, 3 माइनस 1 रखोगे 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, C से D में जाएंगे, C से D, जब C से D में जाएंगे तो वापस क्या होगा तुम्हारे पास में, वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो तुम्हारे पास में वर्क डन कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, C से D में। और नेक्स्ट है तुम्हारे पास में, फोर्थ है एंड D से A, जब D से A में आएंगे तो वापस क्या होगा तुम्हारे पास में, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो देखो W dA इज इक्वल टू P dV, ठीक है ना, इंटीग्रेशन क्या होगा तुम्हारे पास में 3 से 1, इस बार 3 से 1 हो गया, तो वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, प्रेशर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, 2 1 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में -2 यानी कि -4। माइनस क्या बताता है यहाँ पे, ये माइनस क्या बताता है, गैस का कंप्रेस होना। देखो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा था, तो यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम था, यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम था, यहाँ वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गैस क्या हो रही है तुम्हारे पास में, कंप्रेस हो रही है, ठीक है। तो तुम्हारे पास में टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W A B C D A, A B C D A कितना हो जाएगा, क्या ये 0 आएगा, क्या वर्क डन 0 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वर्क डन क्या है, पाथ डिपेंडेंट। अगर ये स्टेट डिपेंडेंट होता तब तो तुम्हारे पास में क्या होता, अगर ये तुम्हारे पास में मान लो यहाँ पे वर्क की जगह इंटरनल एनर्जी पूछता, UABCDA पूछता, तो वो 0 आती, क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन, इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, ये पाथ फंक्शन है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में 0 नहीं आएगा, क्या करिए सबको जोड़ दो, 0 कहने का मतलब WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA, तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 8 प्लस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि WABCD कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। ये तुम्हारे पास में क्या है, रेक्टेंगुलर की तरह है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, तो लेंथ कितनी है 2 इंटू ब्रेड्थ कितनी है तुम्हारे पास में 2, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में 4, वही 4 आएगा, यही थे, तुम ऐसे निकालो चाहे ऐसे, ठीक है। तो ये एक सिंपल अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ऐसे ग्राफ के थ्रू भी, ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो। हो गया, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चन है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ठीक है ना, तुम्हें ये दे रखा है, ये A है, ये B है, ठीक है, ये 1 है, दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 4, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, WAB निकालना, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम्हें बताना है क्या आएगा। तो अभी इसके अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आप अपन वर्क डन पढ़ेंगे, फिर साइक्लिक प्रोसेस पढ़ेंगे, उसके बाद में अपना थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं अपने को, है ना, अलग अलग तरह के। अपन इसके अंदर एक ट्राइंगल लेंगे, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर लेंगे, स्क्वायर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है ना। तो देखो आज के लेक्चर में पढ़ाई तो इतनी है, अब थोड़ा सा अपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि अपना जो ये ऑनलाइन पेड क्लासेस हैं इसमें क्या क्या रहेगा। इसमें सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो वीडियो है कुछ शूटिंग करके अभी तो मैं 3-4 दिन क्या करूँगा, जो यूट्यूब पे है वो अपलोड करूँगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, इन वीडियोस को 3-4 दिन बाद में मैं एप्लीकेशन में डालूंगा, ठीक है। तो तुम अब फीस जिसको ऑनलाइन क्लासेस करनी है वो अपनी फीस सबमिट करवा सकता है, ठीक है ना।
चाहे जिसको लगता है कि नहीं मैं 1-2 वीडियो और डेमो देखूंगा तो तुम देख लेना, अभी मैं यूट्यूब पे डालूंगा, 3-4 दिन बाद में मैं ये वीडियो जो है वो एप्लीकेशन में डालने लग जाऊंगा। ठीक है, फीस मैंने तुम्हें बता रखा है, अगर तुम एक ही इंस्टॉलमेंट में जमा करवाते हो, एक बार में ही पूरी फीस जमा करवाते हो तो तुम्हारी 18,000 फीस रहेगी। ठीक है, अगर तुम इसको 2 बार में करके जमा करवाते हो, 2 इंस्टॉलमेंट में करवाते हो तो 10 + 10 दैट मीन्स 20,000 तुम्हें फी सबमिट करवानी होगी। ठीक है ना, इसका जो मोड होगा वो मैं तुम्हें पहले भी तुम्हें बताया था कि इस नंबर पे व्हाट्सअप करके या कॉल करके मुझसे पूछ लेना 9001273960। ठीक है ना, इसको क्लासेस लेनी है। अब तुम्हारा ये रहेगा कि सर वीडियो को जो है शूटिंग करके डालोगे तो मैं मेरे डाउट्स कैसे पूछूंगा या कैसे पूछूंगी। ठीक है, तो तुम मुझसे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं एक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बना दिया है, वो मैं भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप भी है अपना, एक अलग से ग्रुप और बनाएंगे जो कि अपने इसमें जिसने जो फीड सबमिट करवाएगा उन्हीं को उसमें ऐड करेंगे। उसमें जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम क्वेश्चन डाल सकते हो, वहाँ पे मैं तुम्हें आंसर दूंगा। इसके अलावा जितनी भी अपनी 6 दिन क्लासेज होगी तो हर संडे को एक लाइव क्लास होगी अपनी। ठीक है ना, उसमें अपन लाइव मीटिंग होगी, उसमें अपन जो भी प्रॉब्लम है उन सबको सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो अभी अपना ये रहेगा। पहले जो है मैं तुम्हें बता दूं कि अपना जो सीरीज है सब्जेक्ट्स का वो कैसे होगा। फर्स्टली मैं तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स करवाऊंगा, उसके बाद में तुम्हें न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स करवाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में जो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, फिर क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, इसके बाद में मैं तुम्हें करवाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तुम्हारी जो 6 सब्जेक्ट्स हैं ये लगभग 15 नवंबर तक मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद में तुम्हारे जो सब्जेक्ट है, जैसे इसके बाद में ईएमटी स्टार्ट कर देंगे, फिर क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर सॉलिड ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो लगभग तुम्हारा ये जो कोर्स मैंने पहले भी बता चुका मैं जनवरी-फरवरी तक चलेगा। इसमें अब देखो जैसे तुम्हें 3-4 दिन बाद में क्या होगा, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, ओनली थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी नेट के क्वेश्चंस हैं वो मैं तुम्हें असाइनमेंट के तौर पे सोल्व करवाऊंगा। ठीक है ना, उसके बाद में जेस्ट के क्वेश्चंस, गेट के क्वेश्चंस, टीएफआर के क्वेश्चंस मैं खुद यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे सोल्व करवाऊंगा। तो ओनली थर्मोडायनेमिक्स, नॉट स्टैटिकल फिजिक्स, ओनली थर्मोडायनेमिक्स के तुम्हारी कम से कम भी तुम ये मान के चलो कि 200+ क्वेश्चन तुम सोल्व करोगे। ठीक है ना, इतनी प्रैक्टिस तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास इतनी सब नेट या कोई भी एग्जाम हो क्वालिफाई करने के लिए तुम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो ओनली थर्मोडायनेमिक्स। स्टैटिकल फिजिक्स के तो कम से कम तुम्हारे 300 क्वेश्चन आएंगे, अगर इसके 200 हैं तो इसके 300 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, तो नोट्स वगैरह सभी एग्जाम्स में आए हुए इन सबको मिला के तुम्हें कम से कम भी 200 क्वेश्चन ओनली थर्मोडायनेमिक्स के सोल्व करने हैं। तो स्टैटिकल फिजिक्स तो तुम्हारे पास में 250-300+ क्वेश्चन आएंगे, तो इतनी प्रैक्टिस तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो या पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में इतना ही है, और बाकी जो भी तुम्हें क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन इंटरनल इसका पहले तो थर्मो एडियाबैटिक जो प्रोसेस है उसमें वर्क डन देखेंगे, उसके बाद में साइक्लिक प्रोसेस देखेंगे, कम से कम 10-15 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में अपन इंटरनल एनर्जी और स्पेसिफिक हीट कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।